एनडीटीवी इंडिया के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से मजदूरों का हुजूम अलीगढ़ से बिहार ऐसे जा रहा है जैसे देश में कोरोना का संकट हो ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही ना करें। इतना ही नहीं, उन्हें देखने पहुंचे हाथरस के बीजेपी सांसद का कहना है कि अगर भीड़ ज्यादा हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता। हर तरफ सिर्फ गठरियां ही गठरियां हैं, लेकिन जब हिलती हैं तो लगता है कि इनके नीचे इंसान भी हैं। ये सब अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज वगैरह के ईंट भट्टा मजदूर हैं। इस तरह जाना इनके लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन एमपी साहब को लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं। हजारों की तादाद में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं। नहीं, जब संख्या ज़्यादा हो और जगह कम हो तो वहाँ नहीं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां नहीं उड़ रही है। क्या आपने पालन कराया था? हमने पहले इनको बता चुके हैं, पालन करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा बहुत कुछ होता है तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बरसात में बारिश की वजह से इनके ईंट भट्टे बंद हो गए हैं, जिससे इनका काम खत्म हो गया। भट्टा मालिकों से जिला प्रशासन ने इनके लिए कुछ इंतजाम कराया है। हालांकि प्लेटफॉर्म पे सवारियों के ट्रेन में चढ़ने के लिए पीले गोले बने हुए हैं, लेकिन यहाँ उसका कोई फायदा नहीं। सरकारी अमला भी इनसे लाइन नहीं लगवा सका। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। पूरी कोशिश यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, क्योंकि मज़दूरों पे सामान बहुत है, बच्चों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, वो थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन कोशिश ये है कि पूरी तरह से इसको ट्रेन भी पहले सैनिटाइज़ की गई है, और जब ये ट्रेन हट जाएगी तो जो नई जो ट्रेन लगेगी वो सैनिटाइज्ड होगी। प्लेटफॉर्म को भी सैनिटाइज किया जाएगा। बिहार के बाद यूपी में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर लौटे हैं। यहाँ अब तक 35,38,000 मजदूर वापस आए हैं। ईंट भट्टे के मजदूरों के लिए 78 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें 38 ट्रेनें बिहार के लिए, 18 छत्तीसगढ़, 5 उड़ीसा और 3 झारखंड के लिए चली हैं। ईंट भट्टे पे काम करने वाले मजदूरों का बहुत जगह सालाना ठेका होता है। कई बार मजदूरों का पैसा सीधे उनके गांव पहुंचा दिया जाता है। बरसात में काम बंद हो जाने पे उनके लिए भट्टे पे गुजारा करना मुश्किल होता है, इसलिए वे किसी भी तरह अपने गांव जाना चाहते हैं। ईंट पाथर 9 महीना कमाए खाए तो अपना घर जाना चाहते हैं, जल्दी चल जाए बीमारी से। ये बीमारी से हम लोग को भी डर लगता है। कौन कौन है आपके जा रहे हैं सब? कौन कौन है आपके साथ? सब परिवार हैं अपने, सब परिवार एक तर 9 महीना कमाए खाए तो फिर जा रहे हैं अपना 9 महीना बाद घर। आप क्या चाहते हैं, जल्दी चल जाए। यूपी और बिहार में प्रवासी मजदूरों के जरिए बहुत बड़े पैमाने पे कोरोना फैला है, इसलिए उनका इस तरह से सफ़र करना उनके लिए भी काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन कोरोना के इस पूरे दौर में अगर कोई सबसे ज़्यादा उपेक्षित नज़र आया है तो ये मजदूर ही नज़र आए हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस पीड़ितों के बीच काम कर रहे 4 संगठनों ने मुख्यमंत्री को खत लिखकर कहा कि देश में कोरोना से मरने वालों में 75% गैस पीड़ित हैं और इस बीमारी का कहर गैस पीड़ितों पर सबसे ज्यादा बरपा है। 1984 में हुए गैस रिसाव में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 5 लाख से ज्यादा आज भी प्रभावित है। कई संगठनों ने सरकार को 21 मार्च और फिर 23 अप्रैल को ही खत लिखकर कहा था कि गैस पीड़ितों से इस संक्रमण की चपेट में आने की आशंका बहुत ज्यादा है। 73 साल के अशफाक नदवी के बेटे मोबाइल में पिता की तस्वीर देख लेते हैं। भोपाल में जहांगीराबाद में रहते हैं। निमोनिया की वजह से पिता को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। 11 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। बाद में कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीमार रहते थे, गैस लगी थी। 5-1 साल पहले उनका इलाज हुआ था, चल रहा था। वो 7-1 बजे वही तकलीफ़ शुरू हुई, सांस चली और लेफ़्ट राइट पसलियों में दर्द हो रहा था। तो फिर हमने बात करी, एम्बुलेंस अरेंज कराई, फिर जेपी हॉस्पिटल लेके गए थे उनको। तो यहाँ से चल के ही गए थे, वो दर्द हो रहा था, गाड़ी पे बैठ के गए, एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी, वहाँ लेके गए। वहाँ पहुँचे तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। फिर हमने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने 10-15 मिनट लगा। उसके बाद जब हमने ज़रा सा गदर करा तो फिर उन्होंने उनको एडमिट करा, ऑक्सीजन लगाई। उसके बाद वो वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, तो वो वेंटिलेटर हमको नहीं मिला। काफ़ी हमने इधर उधर बात करी तो वो काफ़ी टाइम बाद अरेंज हुआ, मगर जब तक तो फिर हालत ऐसी हो गई थी डॉक्टरों को 5-10 मिनट है आपके पास। उनकी जो जांच हुई है कोविड की, वो आफ्टर डेथ करी थी।
कोरोना संक्रमण के 83 दिन में भोपाल में अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 48 गैस पीड़ित हैं, जबकि उनके 3 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। मरने वालों में से 40 से 60 साल तक के मरीज हैं। 4 गैस पीड़ितों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हुई। 16 गैस पीड़ित ऐसे हैं जिनकी मौत इलाज के दौरान 24 घंटे के अंदर हो गई, जबकि 15 मरीजों की मौत भर्ती होने के 2 से 5 दिन के भीतर ही हो गई। 12 मौतें 6 से 22 दिन के अंदर हुई। 81% गैस पीड़ित पुरानी बीमारी यानी गैस जनित बीमारी से ग्रस्त थे। ये आंकड़े गैस पीड़ितों के संगठनों की डेथ एनालिसिस रिपोर्ट में सामने आई हैं। भोपाल गैस पीड़ितों की आबादी भोपाल शहर में लगभग 1/3 है, लेकिन अगर आप देखें मौतें 328 हो रही है गैस पीड़ितों की, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, जिसके बारे में हमने सरकार को मार्च में ही चेता दिया था कि अगर गैस पीड़ितों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उसकी वजह से बहुत गैस पीड़ित अपने जान गंवाएंगे और सबसे ज्यादा कोविड-19 का कहर उनसे ही बरपेगा। आज ये जो कोरोना से मौतें हुई हैं उसमें 80% से ज्यादा गैस पीड़ितों की मौतें हो रही हैं। सांस की बीमारी पहले से है, लंग्स की बीमारी है, किडनी फेल है, लीवर खराब है। ये बीमारियों से वो जूझ ही रहे थे कि कोरोना उनके ऊपर हावी हुआ और उनकी मौतें हो गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कार्बाइड के जहरों का असर आज भी उनके अंदर मौजूद है। सरकार को लगता है गैस पीड़ितों में कोरोना का पहला इलाज सर्वे है। भोपाल को ही मॉडल बना के पूरे भोपाल में घर घर सर्वे करने का हम अगले हफ्ते में बनाने वाले हैं और पूरी टीमें एक साथ एक दिन में सभी वार्डों में चलेंगी। एक तरफ से कोरोना किल करने की सोचेंगे। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के आंकड़े बताते हैं गैस प्रभावित 50.4 मरीज हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। उनमें से 59.6 फेफड़े की समस्याओं से पीड़ित हैं। उनमें से भी 15.6 मधुमेह से पीड़ित हैं। जानकार मानते हैं गैस पीड़ितों में सामान्य लोगों की तुलना में कोरोना संक्रमण का खतरा 5 गुना ज़्यादा है। यही नहीं, ज़्यादातर गैस पीड़ित पुराने भोपाल में रहते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने जैसी बातें बेमानी हैं। ICMR की रिपोर्ट बताती है कि गैस पीड़ितों का बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमज़ोर है। ज़्यादातर लोग भीड़भाड़ वाले इलाके में 100 वर्ग फुट से भी छोटे घरों में रहते हैं। इन इलाकों में 24 घंटे नल के पानी की सुविधा नहीं है। ऐसे में लगातार हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित करने की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पहले सर्वे होगा, वो भी तब जब कोरोना शहर में हुई मौतों में 80% गैस पीड़ितों को अपना शिकार बना चुका है। सर्वे में जुड़े लोगों ने पहले भी बताया है कि लोग सर्दी जुकाम तक के बारे में बताने से परहेज करते हैं। ऐसे में जब इन सरकारी अस्पतालों में इतने गैस पीड़ितों की मौत हो चुकी है, तो ये बेहतर नहीं होगा कि सरकार सर्वे पर जोर देने के बजाय टेस्ट की संख्या और निरंतरता बढ़ाए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। कर्नाटक में 10वीं बोर्ड के एग्जाम्स तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक आज से शुरू हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने दलील दी कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए एग्जाम्स टालना ठीक नहीं होगा। बेंगलुरु में पिछले 2-3 दिन से संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन्स में भी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए राज्य के लगभग सभी परीक्षा केंद्रों में तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार पर यह दबाव था कि परीक्षा या तो टाल दी जाए या फिर छात्रों को बिना इम्तिहान के अगली कक्षा में जाने दिया जाए, लेकिन सरकार ने दोनों ही सुझाव टाल दिए। एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हालात और खराब होने का अंदेशा है। ऐसे में परीक्षा करवाने का ये ही सही समय है। हालांकि अभिभावक इस फैसले से खासा नाराज हैं। वजह साफ है, राज्य में संक्रमित इलाकों की संख्या हाल में तेजी से बढ़ी है। सिर्फ बेंगलुरु में ही कमोबेश 500 के आसपास कंटेनमेंट जोन है। सरकार लोगों को भरोसा दिला रही है कि वो पैनिक में न आए। पहले की तुलना में इस वायरस की अब हमारे पास ज्यादा जानकारी है। कैसे क्या करना है वो हमें पता है और हम इसके लिए तैयार हैं। अटकलों का बाजार गर्म है कि कर्नाटक में दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा लॉकडाउन के खिलाफ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ येडियुरप्पा कैबिनेट के कुछ वरिष्ठ मंत्री लॉकडाउन के पक्ष में हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।
कोविड ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इस बदलते माहौल में मेरठ के पोस्ट ऑफिस ने अपना रूल और बड़ा कर लिया है। मेरठ के एक पोस्ट ऑफिस में अब अलग अलग तरह के सैनिटाइजर भी बेचे जा रहे हैं। यहां सैनिटाइजर बेचे जाने की स्कीम 15 जून से शुरू हो गई। इससे पहले यहां CFL बल्ब और गंगा जल भी बेचे जा चुके हैं। पोस्ट के लिए आपको बता दें, अपना वजूद बचाए रखना एक जंग है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 6000 से ज्यादा है। पिछले 20 दिनों में डीजल के रेट में 13 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी होने के बाद ट्रांसपोर्टर नाराज हैं और परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से पहले ही 3 महीने गाड़ी बंद रही। अनलॉक 1 में कुछ कामकाज शुरू हुआ तो डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ गई और जिससे गाड़ी फिर रुक गई है। एक और फाइनेंसर किश्त देने का दबाव डाल रहे हैं, वहीं ड्राइवर तनख्वाह मांग रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टर की मांग है कि सरकार डीजल के रेट में कटौती करे ताकि ट्रांसपोर्ट का कारोबार फिर चल सके। राजस्थान में जयपुर जिले के फागी पंचायत में टिड्डियों के खतरे को देखते हुए कृषि विभाग ने केमिकल स्प्रे शुरू कर दिया है। यहां टिड्डियों की समस्या लगातार बनी हुई है। एहतियातन सरकार इससे निपटने के कई तरीके आजमा रही है। महीने भर पहले यह टिड्डी दल राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में फसलों को तबाह कर चुका है। महीने भर बाद यह फिर से राजस्थान की राजधानी जयपुर के इलाके में किसानों में अपना डर फैला रहा है और इसके लिए रासायनिक छिड़काव किए जा रहे हैं। बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद में सानद स्थित GDIC में भीषण आग लग गई। माना जा रहा है कि यह आग यूनिचेर नाम की कंपनी में लगी। यह कंपनी डायपर बनाने का काम करती है। आग बुझाने के लिए 27 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। आग के दौरान GDIC के ऊपर धुएं का बड़ा गुबार भी नजर आया। माना जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि इस बारे में फिलहाल पक्के तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। असम में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में शिवसागर में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है और इस तरह राज्य में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच गई। ADSMA यानी आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक ऊपरी असम के 5 जिलों में करीब 100 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हैं। इनसे 37,000 से ज्यादा लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसने यहां 5,000 से ज्यादा हेक्टेयर की फसल को तबाह कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में उफान की भी आशंका जताई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मधुबनी का जायजा लेकर बाढ़ से बचने की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि कोसी, गंडक, कमला और अन्य नदी के बेसिन और सीमावर्ती क्षेत्रों में तथा पिछली बार जहां कटाव हुआ था उन स्थलों पर बाढ़ सुरक्षा के कार्य पर ध्यान देकर काम करें। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि संचार व्यवस्था भी मजबूती से बरकरार रखें। और अब बात करते हैं कश्मीर की जिसे धरती का जन्नत कहा जाता है। इस जन्नत में मौजूद डल झील की सफाई करने में 7 साल की छोटी बच्ची जन्नत करीब 2 साल से लगी हुई है और अब इस बच्ची की यह कहानी हैदराबाद में मौजूद एक स्कूल की किताब में छपी है। ये है 7 साल की जन्नत जो करीब 2 साल से अपने पिता के साथ हर रोज डल झील की सफाई करने में जुटी रहती हैं। स्कूल से वापस आते ही उनका काम होता है डल झील की सफाई करना। अब हैदराबाद के एक स्कूल की किताब में छोटी जन्नत की कहानी छपी है कि किस तरह वो डल झील की सफाई करती हैं। जन्नत इस बात से खुश हैं और अपने पिता को इसका क्रेडिट देती हैं। मुझे इतना सब कुछ तो आता है, ये जो मैं इतना सब कुछ आज कर पा रही हूँ, जो मुझे अवार्ड सब कुछ मिलता है वो मुझे ये भी बाबा की वजह से मिल रहा है। हमें घर पे चाहिए। इससे पहले छोटी जन्नत की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी की थी। अब हैदराबाद के स्कूल की किताब में जन्नत की कहानी सिलेबस में लगी है। जन्नत के पिता भी अपनी बच्ची की कहानी स्कूल के सिलेबस में छपने से बेहद खुश हैं। परसों मुझे फ़ोन आया था हैदराबाद से, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि आपकी बेटी का नाम स्कूल की पुस्तक में आ गया, जैसे वो बुक में आ गया है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने उसको बता दिया तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो।
छोटी सी जन्नत के इतने बड़े काम की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है और ट्विटर पर भी जन्नत को खूब सराहना मिल रही है।